जी बिजनेस की इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम मना रहे हैं वेल्थ क्रिएशन वीक और इस हफ्ते हम आपको मिलवा रहे हैं बाजार के उन जाने माने दिग्गजों से जिन्होंने अपने लिए और अपने निवेशकों के लिए ढेर सारी वेल्थ बनाई है पिछले कई दशकों में। उनके अनुभव से हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप भी उनसे सीख कर इस बाजार में कुछ अच्छा निवेश कर सकते हैं, बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। दरअसल मार्च ये महीना ऐसा है जब आज से ठीक 4 साल पहले लोगों को ये लगा कि बस अब तो दुनिया ख़त्म होने वाली है। निफ्टी 7,500 का हो गया, सब तरफ बाजार में माहौल ख़राब और लोग कहते हैं ये तो पनौती वाला दिन था, ज़िंदगी में कभी फिर से ऐसा दिन देखना न मिले। सब चाहते हैं ना देखने को मिले, लेकिन अगर आ जाए तो क्या? अगर बाजार में मंदी आ जाए तो क्या? किस तरह से उस समय आपको अपने निवेश की प्लानिंग करनी है ताकि आप अच्छे समय में उसका फ़ायदा उठा सकें। बस इसी पर आज मेरे साथ बाजार के एक बेहद ख़ास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सुनील सिंघानिया साहब एबेकस एसेट मैनेजर्स के फाउंडर हैं और देश भर में एआईएफ यानी कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड चलाने वाले सबसे बड़े फंड मैनेजरों में से एक हैं और उनका लंबा गहरा अनुभव फंड मैनेजमेंट का रहा है। और आज हम उन्हीं से ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के माहौल में वेल्थ क्रिएशन के क्या मंत्र हो सकते हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में आपकी ये अच्छी या बुरी जैसी भी हो उन यादों को तरफ ले जाना चाहता हूँ। 2020 से 2024 की यात्रा जो बाज़ार की रही है, इकोनॉमी की रही है, आपकी हम सब की रही है। शायद 2019 में सोचा नहीं था कि 2020 देखना पड़ेगा और 2020 में ये शायद नहीं सोचा कि 2024 ऐसा होगा। क्या कुछ देखा, क्या कुछ सीखा आपने? तो अगर हम देखें लास्ट 4 साल में सिर्फ कोविड ही नहीं बट हमें रशिया यूक्रेन जैसी एक अगेन बहुत ही अनसर्टन सा एक इवेंट हमारे सामने आया 2 साल पहले। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में पहली बार इतनी सारी कंट्रियां एक वॉर में फुल फ्लेज वॉर में इन्वॉल्व थी। उसके बाद में लास्ट ईयर 1 साल पहले क्रेडिट स्विस जैसी बहुत ही दिग्गज स्विट्जरलैंड की सेंचुरी ओल्ड बैंक ने डिफॉल्ट कर दिया। तो आई थिंक उसको देखते हुए इंडिया हैज डन वेरी वेरी वेल। हम आज भी 7% ग्रो कर रहे हैं और जिस जो भी निवेशक थोड़ा सा भी पॉजिटिव रहा उसका बहुत ही अच्छा एक बोलते हैं ना रिटर्न और वेल्थ बनी है। तो आई थिंक इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी जो मैटर करता है वो लंबे समय तक आप बने रहिए, सिर्फ वही मैटर करता है। हुँ, बिल्कुल। तो पिछले 4 साल में कई सारी मुसीबतें आई, लेकिन उसके बावजूद हमारे और दुनिया भर के बाज़ार लाइफ हाई पर है। इससे कई सारे संकेत मिलते हैं, लेकिन इसमें पिछले 4 सालों में भारत के लिए एक बड़ी चीज़ बदली है और वो है कई सारे नए निवेशक। सुनील जी, आपने खुद ने देखा है, आप तो इतने सालों से म्यूचुअल फंड हैंडल करते आए हैं, इतनी बढ़िया कमाई करके दी, लेकिन फिर भी उतने इन्वेस्टर्स नहीं आते थे जो कोविड के बाद भारतीय बाज़ारों में आए। ये बताएँ कि पुराने और इस तरह के नए निवेशकों की सोच में क्या फ़र्क है? और वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए इन नए निवेशकों को? पहले तो आई थिंक सब निवेशक को मैं बोलता हूँ ना बहुत ही बधाई हो कि पहली बार इंडिया की ग्रोथ में भारतीय निवेशक ने भी एक अच्छा एक बोलते हैं ना पार्टिसिपेट किया है और उनका भी पैसा बना है। दूसरा आई थिंक धन्यवाद आप जैसे न्यूज़ चैनल को भी देना चाहिए क्योंकि आपने जो एक डिसिप्लिन फैलाया है और जो अवेयरनेस फैलाई है अबाउट इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, उसके बिना गांव-गांव में और घर-घर में ये जा भी नहीं सकता था। तीसरा आई थिंक म्यूचुअल फंड्स को भी बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहे हैं, बहुत ही कंसिस्टेंट रहे हैं। लास्ट 20-20, 25-25, 30-30 साल में काफ़ी फंड्स हैं जिन्होंने 15%, 20% कैगर रिटर्न दिया है और वो साल भर साल वो रिटर्न आने से एक कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा बिल्टअप हो गया है। सो दिस होल कांसेप्ट ऑफ एसआईपी आई थिंक ये बहुत ही एक सुपर्ब कांसेप्ट है और श्रेय रेगुलेटर को, मीडिया को, फंड्स को और निवेशक खुद को भी जाना चाहिए जिन्होंने ये किया है। एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना अनिल जी, आजकल अगर बाज़ार कभी खराब होता भी है ना नियर टर्म, तो लोग हिलते नहीं हैं। उनको ये समझ में आ गया है कि एक मार्केट है ना कार्डियोग्राम के जैसे, ये ऊपर-नीचे होगा, बट अल्टीमेटली इसकी जो है जो ट्रेंड है ना वो ऊपर की तरफ ही होता है इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी और वो बने रहते हैं। दूसरा एक जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है, वो भी रीज़नेबल 15-18% में भी निवेशक खुश हैं। पहले क्या होता था इक्विटी में आना है तो मुझे 100% साल का कमाना है, भले मेरे फिक्स्ड डिपॉजिट मेरे को 5% दे। आई थिंक वो जो एक समझ है ना वो भी एक क्लैरिफाई हो गई है
तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, रेगुलेटर्स, मीडिया, फंड्स डूइंग वेरी वेल, इन्वेस्टर्स बिकमिंग मोर मैच्योर्ड, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस बिकमिंग मोर रीजनेबल। और अगर भारत को अगर 3.5-4 ट्रिलियन से अगर 20 ट्रिलियन पे जाना है, तो हर निवेशक का पैसा जरूर बनेगा, बस बने रहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो भारत की स्टोरी में भरोसा करके बने रहने से ही पैसा बनेगा। और आपने इंटरेस्टिंग बात कही भी कि इन्वेस्टर्स काफ़ी मैच्योर है। वैसे तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और आजकल हर एक गिरावट पर इन्वेस्टर्स पूछते यही हैं, और पैसा लगाऊं बजाय इसके कि पैसा निकाल लूं। पहली बार थोड़ा बहुत साइजेबल करेक्शन देखा, लेकिन बात ये भी है कि अब तक कोई बड़ा करेक्शन इन्होंने देखा नहीं है, राइट? अगर कभी कोई बड़ा करेक्शन आए तो क्या अप्रोच इन इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए? अनिल जी, इन्होंने ऐसा नहीं है कि बड़ा करेक्शन देखा नहीं है, आप ये कह सकते हो कि लंबे समय तक करेक्शन नहीं देखा है। तो जैसे कोविड में बहुत ही बड़ा करेक्शन आया था, रशिया यूक्रेन का जब भी हुआ इशू, तभी भी अच्छा खासा 15-20% का करेक्शन आया था। क्रेडिट स्विस जब हुआ लास्ट ईयर, उसके पहले ऑब्वियसली एक बड़े कॉर्पोरेट का भी थोड़ा इशू हुआ था, तभी निफ्टी 15-17% गिरा था। ब्रॉडर मार्केट 20-25% तभी भी गिरे थे। बट हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि वो करेक्शन ज्यादा लंबे समय तक चला नहीं। अभी भी जो मिड और स्मॉल कैप में करेक्शन हुआ, आई थिंक वो काफी शेयर 20-25-30% भी गिरे थे। लेकिन वो भी 15-20 दिन में आई थिंक करेक्शन मोटा मोटी संभल गया। और ये महीने एक परसेप्शन है कि मिड एंड स्मॉल कैप ज्यादा गिरे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो इंडेक्स 2-3% ही गिरा हुआ है मिड और स्मॉल कैप का ये महीने भी। लेकिन एक उससे ये भी बहुत क्लियर हो रहा है कि करेक्शन जो आए थे, वो नॉन फंडामेंटल रीजन से आए थे। फंडामेंटली इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट्स बहुत ही स्ट्रांग है। पूरी दुनिया जब 2022 और 23 में ये डिस्कस कर रही थी कि हम रिसेशन में जाएंगे कि 0% ग्रोथ होगा, इंडिया में डिस्कशन हो रहा था कि हम 6% ग्रो करेंगे कि 7%, एंड वी एंडेड अप ग्रोइंग एट 7% प्लस। कॉर्पोरेट प्रॉफिट 17-18% पे ग्रो हो रहे हैं। निफ्टी का पी कम से कम FY26 के बेसिस पे 17 टाइम है, और इलेक्शंस हैं सर पर। बट ये जनरल माना जाता है कि थर्ड टर्म भी कंटिन्यू होगा रूलिंग पार्टी का। तो दिस वुड मेक इंडिया, भारत, एक ऐसा डेमोक्रेसी होगा जिसमें सेम लीडरशिप इज देयर फॉर 15 इयर्स, जिससे थोड़े जो बोलते हैं ना जो स्टेप्स हैं, प्रोसेसेस है, उसमें कंसिस्टेंसी आएगी। और अब तो दुनिया भी थोड़ी सी बेहतर होने लगी है, वहां पे भी इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट थोड़ा पीक आउट हो गए हैं और वहां से नीचे ही आएंगे। तो आई थिंक ये सबको देखते हुए फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। इसके वजह से बाजार में जब भी करेक्शन आता है, देर आर मोर इन्वेस्टर्स वेटिंग टू इन्वेस्ट देन नॉट। आपने भी कहा कि बाजार नीचे गिरता है तो लोग पूछते हैं हम अभी डालें कि नहीं। तो बहुत क्लियर है, आई थिंक फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग, और मोर पीपल आर वेटिंग टू इन्वेस्ट देन एग्जिट। और उसको देखते हुए करेक्शंस आएंगे, लेकिन वो स्विफ्ट होंगे और शॉर्ट होंगे। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है बाजार में निवेशकों को। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड और दिखा है पिछले 4 सालों में, जो मशीन ट्रेड, एल्गो ट्रेड, ऑप्शंस की ट्रेडिंग, ये भी बड़ी पॉपुलर हो रही है आजकल में। बड़ी संख्या में यूथ जो है उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बाकायदा ऐसा नहीं कि अंदाज से ट्रेडिंग कर रहे हो, पढ़ लिख कर भी कर रहे हैं, स्किल सेट भी बना रहे हैं। अच्छी अच्छी डिग्री वाले जो बच्चे हैं वो इस तरफ जा रहे हैं। कई बार लोग ट्रेडिंग को वेल्थ क्रिएशन में क्या का सब्स्टिट्यूट समझ लेते हैं। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो क्या देखें, किस तरह से वो अपनी वेल्थ बनाएं, और जो लोग ट्रेडिंग को ही वेल्थ क्रिएशन या इन्वेस्टिंग समझ रहे हैं उनके लिए क्या कहना है आपका? देखो, बाजार में हर सेगमेंट के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की जगह है। आप ये नहीं कह सकते हो कि खाली इन्वेस्टर ही बाजार में होने चाहिए, ट्रेडर्स भी चाहिए। उससे लिक्विडिटी भी आती है, डेप्थ भी आता है। जो नए लोग आ रहे हैं वो कोई ना कोई वजह से इन्वॉल्व भी हो रहे हैं ना ये इसमें। तो आई थिंक वो चालू करेंगे ऑप्शन से, मे बी ट्रेडिंग से। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग से आप इनकम क्रिएट कीजिए, बट वो इनकम से फिर आप इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट कीजिए। आई थिंक देर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, राकेश भैया इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, जो ट्रेडिंग भी करते थे और इन्वेस्टमेंट भी करते थे। आई थिंक खाली चैलेंज ये है कि जो यंग लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि आप अगर ओवर ट्रेडिंग कर लिए, या आपके हैसियत से ज्यादा आपने अगर ट्रेडिंग कर ली, या आपको लगा कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग करके ही है ना करोड़पति और बिलियनर बन जाऊंगा, वो वैसा बहुत ही रेयर है। होंगे उसमें भी 2-4 लोग जो कर पाएंगे, लेकिन बहुत ही रेयर है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी है।
मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं अगर आपको पूछूं कि कितने बिलियनर है जो बिलियनर बने इन्वेस्ट करके, आप मुझे 10, 15, 20, 25, 50 नाम दे दोगे। अगर मैं आपको पूछूं कितने बिलियनर है जो ट्रेडिंग करके बिलियनर बने, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं एक भी नाम सोचूं ऐसा जो ट्रेडिंग करके बिलियनर बन गए। तो आई थिंक बोथ आर नेसेसरी, बट एक लिमिट हर ट्रेडर को ये समझनी चाहिए कि मैं कितना दाव पे लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो कि मैं बैंकरप्टी हो जाऊं। एसेट एलोकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है वेल्थ क्रिएशन में, और क्या वाकई में ये ज़रूरी है कि अगर आपको बड़ी वेल्थ बनानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैसा इक्विटी में हो? तो अनिल जी, बहुत सिंपल है। इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी, अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में सपोज स्टेट बैंक को पैसा दे दिया 7% पे, अब स्टेट बैंक को क्या करेगा पैसे का? वो किसी कॉर्पोरेट को 10% या 11% में ब्याज पे देगा। अभी वो कॉर्पोरेट को पैसा वापस करने के लिए 10-11% से ज्यादा कमाना पड़ेगा, मे बी 14-15% कमाना पड़ेगा। आई थिंक इक्विटी इज इन्वेस्टिंग इन दैट कॉर्पोरेट रादर देन द बैंक। तो अगर ग्रोइंग इकोनॉमी में अगर आपको फिक्स डिपॉजिट में 6-7% रिटर्न बनता है, तो आपका इक्विटी में बहुत लॉजिकल है कि आपको लंबे समय तक है ना 13-14-15% बनेगा। और टैक्स रेट भी कम है, तो पोस्ट टैक्स बेसिस पे ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना आपका हर साल बनता है। और अगर उसको आप कंपाउंड करो, अगर आपका 15% से ग्रोथ होता है तो आपका 5 साल में पैसा डबल होता है। और अगर आपका 5% में अगर कंपाउंड होता है तो आपको 14 साल लगते हैं डबल होने को। और वो क्लियर दिखता है। मैं एक फंड मैनेज करता था, रिलायंस ग्रोथ फंड, जो अभी भी बहुत अच्छा कर रहा है। अभी वो निप्पॉन ग्रोथ फंड हो गया है। वो फंड 30 साल में 300 गुना हो गया। मानी सिंपल इंटरेस्ट इज 3% एवरी डे एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 10x एवरी ईयर। 30 साल में 300 गुना, मानी हर साल 10 गुना हो गया ऑन सिंपल इंटरेस्ट बेसिस। तो आई थिंक दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू इन्वेस्ट इन इक्विटी। आपका फिक्स डिपॉजिट में 30 साल में 300 गुना नहीं हो सकता पैसा। अच्छा, एक समस्या और है, और वो ये कि लाइफ टाइम हाइपर मार्केट है। लोगों को पहले लगता था कि स्टेट इलेक्शन के बाद करेक्शन आएगा, फिर स्टेट इलेक्शन ऐसे आए कि लोगों ने तो यूनियन इलेक्शन को भी डिस्काउंट करना शुरू कर दिया। मिस करके पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन तेज़ी बहुत हो गई, या फिर जितना लगाना चाहिए था उतना लगा नहीं पाए। अब उन इन्वेस्टर्स के लिए क्या राय है आपकी जो पैसा लेके बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं? देखो, पोइट्री थी, दे ऑल्सो सर्व हु वेट एंड वॉच। अगर आप वेट एंड वॉच करोगे ना, तो आप वेट एंड वॉच ही करते रहोगे। बिकॉज कौन सा लेवल अच्छा है, कौन सा लेवल नहीं अच्छा है, नहीं समझ में आता है। बट अगर आपका व्यू 4-5 साल का है तो पैसा जरूर बनेगा। आपने कहा कि बाजार ऑल टाइम हाई पे है। अपनी इकोनॉमी भी तो ऑल टाइम हाई पे है ना, जीडीपी भी ऑल टाइम हाई पे है। आपकी, मेरी और इंडिया में ऑलमोस्ट 99% लोगों की वेल्थ भी तो ऑल टाइम हाई पे है, इनकम भी तो ऑल टाइम हाई पे है। अगर हमारी इनकम हर साल बढ़ रही है, हमारी वेल्थ हर साल बढ़ रही है, तो बहुत ही लॉजिकल है कि बाजार भी हर हर रोज ऑल टाइम हाई पे होगा। अभी जो क्वेश्चन आया कि आगे कैसे होगा, देखो, अगर आपका ये मानना है कि अगर 77 साल में हमको $3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचे हैं, और ये 3.7 7 साल में या 8 साल में भी डबल होती है, तो जितनी वेल्थ अनिल जी लास्ट 77 ईयर्स में क्रिएट हुई है ना, उतनी वेल्थ अगले 8 साल में क्रिएट होने वाली। तो आपने कहाँ मिस किया? अभी तक तो कुछ मिस ही नहीं किया है। और हर चीज में यही है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग देखिए, अगले 5 साल में 65 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होगी। लास्ट 77 ईयर्स में कुल मिला के 40 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हुई है। अगले 5 साल में उससे 65 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होनी है। तो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर वर्किंग इन दिस काइंड ऑफ एन इरा, जहां पे इंडिया क्लियरली डेवलपिंग वर्ल्ड से डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। तो अभी भी देर नहीं है। अगर आपका 5-6 साल 7 साल का व्यू है, आपका जरूर वेल्थ क्रिएट होगी। आप बस लंबे समय तक इन्वेस्ट करिए और रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखिए। और ये नहीं कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा तब, क्योंकि अभी बहुत लोगों के मन में ये भी रहता है कि इतनी बड़ी इवेंट है, भले ही सबको लग रहा है कि रूलिंग पार्टी वापस आएगी, लेकिन इंतज़ार कर लूँ तो क्या? हो सकता है इलेक्शन के बाद 5-7% बाजार गिरे भी, लेकिन वो भी तो हो सकता है इलेक्शन तक ये 5-7% बढ़ के 5-7% गिरे, तो फिर क्या फायदा आपका? तो आई थिंक ये किसी को पता नहीं है कि 1 महीने में क्या होने वाला है, 2 महीने में क्या होने वाला है। बाजार जब गिरता है ना, तभी लोगों को लगता है और गिरेगा। बाजार जब बढ़ता है तब लगता है और बढ़ेगा। आई थिंक ये तो नियम है। और ये बहुत ही मानी सेंचुरी से ये देखते आ रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत नई चीज है। अगर आपको थोड़ा भय है तो मे बी टुकड़े टुकड़े में इन्वेस्ट कर दीजिए। कम से कम कुछ तो आपका इन्वेस्ट हो जाएगा।
ठीक बात है, थोड़ा थोड़ा तो कम से कम पैसा लगा ही लें, ये ज़्यादा बेहतर है। अब जो सीरियस इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए क्या बेहतर है? क्योंकि एक और लोगों को लगता है कि लार्ज कैप में पैसा लगाएं तो थोड़ा सेफ्टी रहती है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के रिटर्न को देखकर मुंह में पानी आता है। अब क्या क्या कैसे एक आम निवेशक वेल्थ बनाने के लिहाज से क्या करें? देखो, हमारे पास भी इन्वेस्टर आते हैं हमारे। सबको मिड और स्मॉल कैप की रिटर्न चाहिए और लार्ज कैप की स्टेबिलिटी चाहिए। बोले ना, आपको खाना तो मिठाई है लेकिन वजन नहीं बढ़ाना है। तो ये वैसा ही है। आई थिंक इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी छोटी कंपनियां लॉजिकली है ना फास्ट ग्रो होंगी। करेक्ट। बट मैंने आपको एक कार्डियोग्राम का एग्जांपल दिया था। लार्ज कैप का कार्डियोग्राम का स्विंग है ना, छोटा होता है, वो स्लोप थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। मिड और स्मॉल कैप का कार्डियोग्राम का रेंज बहुत बड़ा होता है, लेकिन रिटर्न की स्लोप स्टीप होती है। तो अभी आपके ऊपर है, आपका हार्ट कितना स्विंग ले सकता है, वो स्विंग के हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए। अगर आपका हार्ट ज्यादा स्विंग नहीं ले सकता है तो आप बड़े कंपनियों में इन्वेस्ट करिए। हो सकता है रिटर्न थोड़ा कम हो, लेकिन आपको स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, आपकी हार्ट बीट थोड़ी नॉर्मल रहेगी। अगर आप में है गुर्दा कि मैं नहीं, मैं स्विंग मैनेज कर सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से मिड और स्मॉल कैप में अभी भी रूम है। वो आपको 3 4 5% साल बे साल लार्ज कैप से ज्यादा दे सकते हैं। टाइम टू टाइम ये होता ही है। लास्ट ईयर लार्ज और मिड और स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। आई थिंक ये थोड़ा सा लॉजिकल था कि लार्ज कैप विल सॉर्ट ऑफ पिकअप पेस, जो हुआ। लेकिन 15 दिन में ही 500 स्टॉक 25% से लेके 40% गिर गए। तो जो फ्रॉड था वो 15 दिन में ही काफी हद तक सफाई हो गई उसकी। तो आई थिंक ये है ना, मार्केट जैसा मैंने आपको कहा, ये बहुत ही स्विफ्ट हो गया है और ट्रेंड जो है ना बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। तो आपके ऊपर है, जैसे मैंने कहा, आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट और वॉलेटिलिटी मैनेज करने की एपेटाइट के हिसाब से आप एसेट एलोकेशन कीजिए। हर एक इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसके पोर्टफोलियो में कुछ एक दो स्टॉक तो ऐसे हो जो 10 20 25 50 गुना हो जाए। आपको तो एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक पिकर फंड मैनेजर माना जाता है, और आज भी अगर कहीं किसी स्टॉक में किसी ब्लॉग रील में एबेकस का नाम आ जाए तो लोगों को बड़ा भरोसा रहता है कि एबेकस ने लिया, इसका मतलब स्टॉक में दम है और अच्छे रिटर्न्स देगा। ये क्रेडिबिलिटी आपने एबेकस शुरू करने के बाद और मजबूती से बनाई है। क्या कुछ आप देखते हैं, कैसे पता चलता है कि ये स्टॉक वाकई में 10 20 गुना होने की ताकत रखकर जब आप खरीदते हैं? अनिल जी, पता नहीं मुझे, मैं ये कुछ ही मिनटों में आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि नहीं, बट एकदम बेसिक मैं आपको बताता हूँ सर। एक तो है ना, हम इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ लिस्टेड कंपनी में। हमारा मानना है कि लिस्टेड कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको चाहिए स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। इसके लिए हम है ना कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करते ही नहीं, हमको समझ में नहीं आता है। हमें लगता है कि जो इन्वेस्टरों को वैसी इन्वेस्टमेंट करनी है उनको प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि कोई लिस्टेड फंड में। दूसरा, हम देखते हैं कि कंपनी, देखो, हम जब भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उनमें पार्टनर बन रहे हैं। हम उसी कंपनी में पार्टनर बनना चाहेंगे जिसमें हमें लगता है कि 5 साल 4 साल के व्यू से वो प्रॉफिट डबल कर सकता है। और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ईपीएस इंटू पी। बहुत सिंपल है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ईपीएस इंटू पी। ईपीएस इज अर्निंग कैपेबिलिटी, पी इज द परसेप्शन। तो जहां पे प्रॉफिट और परसेप्शन दोनों इंप्रूव हो सकता है, वहां पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा अल्फा क्रिएट कर सकते हो। तो कोशिश यही रहती है कि खुद रिसर्च करो, खुद ऐसी कंपनियां निकालो जिसमें है ना अवेयरनेस नहीं है बट फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। जाओ कंपनियों से मिलो, फैक्ट्रियां देखो। ऑफिस में बन के पैसा नहीं बनता है सर, वो फिर ट्रेडिंग ही करना पड़ेगा आपको। और फिर बाकी तो थोड़ा लक फैक्टर भी काम आता है, थोड़ी दुआएं भी काम आती है। और आई थिंक थोड़ा समय दो, पेड़ लगाओ, उसमें पानी डालो रोज, अपने आप फल लगेंगे सर। बिल्कुल, और रिलायंस म्यूचुअल फंड के ज़माने से लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स की दुआएं आपके साथ में है, तब से लेकर अब तक आप ज़बरदस्त वेल्थ बनाने का काम कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि भारतीय शेयर बाज़ारों का जब सबसे सुनहरा दौर चल रहा है, तब आप लगातार अपने निवेशकों के लिए बड़ी वेल्थ बना रहे हैं। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। और इतने सालों की आपकी जो ये निवेश की यात्रा रही है, जिसमें आपने अपने निवेशकों के लिए इतनी बड़ी वेल्थ बनाकर जो दी है, उसके कुछ गुरु मंत्र हमारे दर्शकों को और हमें समझाएं। थैंक यू सो मच सर। नहीं अनिल जी, हमने तो बहुत ही कुछ ही निवेशकों तक हम पहुंचे हैं, लेकिन आपने जो काम किया है, करोड़ों निवेशकों को जो बाजार में
एक अवेयरनेस क्रिएट करके और जोड़ के, आई थिंक दैट इज वर्थ अ सैल्यूट सर, हेड्स ऑफ। थैंक यू सो मच सर। और आपका ये मोटिवेशन बिल्कुल हमारे और हमारे दर्शकों के बहुत काम आएगा। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।